जोर जोर बोलते हो, खतरनाक खतरनाक।
सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट, सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट ये दिल्ली की एक संस्था है, एक बहुत बड़ी प्रतिष्ठित संस्था है। ये आदिवासी क्षेत्रों में विकास के मानकों का पड़ताल करती है। साथियों, मैं उनका पूरा रिपोर्ट लेकर आया हूँ। ये पश्चिमी सिंहभूम का रिकॉर्ड है, डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन, वेस्ट सिंहभूम, झारखंड। साथियों, इस झारखंड में जो माइनिंग होती है, खनन होता है, ये संविधान में नियम है। अगर जिस जमीन से आप खनन कर रहे हैं, खुदाई कर रहे हैं, तो उसका जो आप मुनाफा कमाते हैं, पैसा कमाते हैं, उसकी रॉयल्टी उस समाज को दी जाए। यानी अगर नुआमुंडी में यहाँ खुदाई हो रहा है, तो नुआमुंडी में अगर सेल कंपनी है या टाटा की कंपनी है, वो लोहा बेच बेच कर जो पैसा कमाती है, उस पैसा का कुछ हिस्सा रॉयल्टी के रूप में किसको देगी? वो देगी यहाँ के आदिवासियों को देगी। और इसके लिए एक फंड बना है जिसको कहते हैं DMFT, डिस्ट्रिक्ट माइनिंग फाउंडेशन ट्रस्ट, DMFT। साथियों, झारखंड में जो DMFT का जो रकम है, वो रकम सालाना 6000 करोड़ रुपया है। 6000 करोड़ रुपया झारखंड में CSR और DMFT का फंड आता है। और उस 6000 करोड़ में सबसे ज़्यादा DMFT की रॉयल्टी कहाँ से मिलती है, पता है आप सबको? नहीं, पश्चिमी सिंहभूम। वो रॉयल्टी मिलती है पश्चिमी सिंहभूम से। कितना यहाँ से सालाना रॉयल्टी मिलती है पता है आप सबको? 6000 करोड़। हमारे साथी ने, हमारे दोस्त ने, जो प्रोफेसर हैं नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी में, उन्होंने RTI डाला था इसी आप ही के ब्लॉक में और आप ही के जिला में। यहाँ से सालाना 800 करोड़ की रॉयल्टी मिलती है। साथियों, ये 800 करोड़ की रॉयल्टी, ये पैसा कहाँ जाता है? क्या ये पैसा मुंडा मानकी को जाता है? क्या ये पैसा ग्राम सभा को जाता है? तो कहाँ जाता है? साथियों, 5वीं अनुसूची का जो अधिकार दिया गया है, वो DM को दिया गया है, जिला अधिकारी को दिया गया है। आपको पता है कि इस क्षेत्र में पोस्टिंग करने के लिए किस तरह की जुगाड़े लोग करते हैं अधिकारी? कितनी माइनिंग पूरी की पूरी हलो मुंडारी में हमारे पूर्वज कहते थे सोना लेकन देशुम का ना, सोना लेकन देशुम है। साथियों, इतनी बड़ी रकम कहाँ चली जाती है कोई नहीं पता। RTI में बस 2 चीज़ें पता चली, ये पैसा खर्च हुआ है शौचालय में और पानी के जो 1-2 टैंक देते हैं, उसके अलावा और कहीं खर्च नहीं हुआ है। उन्होंने 6 या 8 एरिया सेलेक्ट किए हैं, लेकिन वहाँ कोई प्रभावी ढंग से ये सिलेक्शन नहीं है। और साथियों, पूरे देश से लोहा, सिर्फ लोहा, उसका जो 12% है, केवल और केवल आपके नुआमुंडी और मनोहरपुर से निकलता है। ये क्षेत्र है साथियों हमारा। हम इन चीज़ों को लेकर जागरूक है या नहीं? हमारी ग्राम सभा, हमारे मुंडा मानकी क्या इस पर विचार करते हैं? आज से खनन नहीं हो रहा है। 1907 ईस्वी में टाटा स्टील कंपनी बनी।
तब से उसके मायने हमारे सारंडा के जंगलों में है। हमारी आर्थिक स्थिति क्या है, हमारे बच्चों की, हमारे सबकी स्थिति क्या है। मैं आंकड़ा बता रहा हूँ, ये आंकड़ा बताता है। साथियों, इस पश्चिमी सिंहभूम जिले में 85% आबादी, 85% आबादी गांवों में निवास करती है। मात्र 14.5% आबादी शहर में रहती है, यानी 100 में 85% आदमी गांव में रहता है। और वो जो 800 करोड़ की जो रॉयल्टी है, वो पैसा किसको जाना चाहिए? वो 85% जनता को जाना चाहिए। वो कहाँ है? स्थिति क्या है? स्थिति ये है साथियों, मैं आपको सारे आंकड़े बता रहा हूं। अब देखिएगा कि ये जो इसी नुआमुंडी ब्लॉक की बात कर रहा हूं, इस नुआमुंडी क्षेत्र में खनन का जो प्रभावित क्षेत्र है 67% प्रभावित क्षेत्र है। 12 पंचायतों में 67% माइनिंग इफेक्टेड इलाके हैं ये। और जो पश्चिमी सिंहभूम जिले का रिकॉर्ड देखिएगा कि माइनिंग सबसे ज़्यादा किस ब्लॉक में है, तो सबसे ज़्यादा 2 ब्लॉक में दिखेंगे, या तो नुआमुंडी में या मनोहरपुर में, या कुछ है तो जगन्नाथपुर में है। हम देखिए यहाँ का जो आय है, हम लोगों का जो आय है कितना है, कितने की आय में हम रहते हैं। ये आंकड़ा कहता है साथियों कि पश्चिमी सिंहभूम में मात्र 7.9 लोग नौकरी करते हैं। 7.9%। ये जो रूरल क्षेत्र है, ये रूरल क्षेत्र का आंकड़ा है, यानी ग्रामीण क्षेत्रों में नौकरी का प्रतिशत 7.9 है। आप इसको बढ़ाकर भी देखिएगा तो 10% से ज़्यादा नहीं है। और बताओ कि हमारे क्षेत्र में 5,000 महीना से कम कमाने वाले लोग कितने हैं? हम सब कितना पैसा कमाते हैं महीना में, कितनी आमदनी है हमारी? 5,000 से कम आमदनी में रहने वाले लोग पश्चिमी सिंहभूम में 53.7% है। यानी आधी से ज़्यादा जनता 5,000 से कम पर जीवन व्यतीत करती है इस हमारे पूरे पश्चिमी सिंहभूम नुआमुंडी के क्षेत्र में। साथियों, आप रांची जाइए, आप किसी मॉल में चले जाइए, आप कपड़ा खरीदना चाहते हैं, एक कपड़े का दाम आपको 10,000 रुपये मिलेगा, जिसको लोग ब्रांडेड कपड़ा कहते हैं। एक मोबाइल का दाम आपको 10-12 हज़ार रुपये लगेगा। साथियों, ये हकीकत है, वस्तु स्थिति है, हमारी ज़मीनी स्थिति है कि किस तरह से स्वशासन को, स्वायत्तता को ध्वस्त करके, साजिशन ध्वस्त करके, जिन चीज़ों पर, जिन संसाधनों पर जनता का, आम लोगों का, आदिवासियों का हक है, उन चीज़ों को उनसे दूर किया जा रहा है। साथियों, ये बहुत दुखद आंकड़े हैं। और भी चीज़ें हैं, शिक्षा को लेकर क्या है, हमारे क्षेत्र में कितने डॉक्टर्स हैं, ये सारी चीज़ें मेरे पास है। मैं घनश्याम दादा को और बबुंगा दादा को ये पूरा रिपोर्ट मैं दे दूँगा, आप देख सकते हैं, आप इस पर डिस्कशन करिए। तो साथियों, ये स्थिति कोल्हान की है, ये स्थिति भारत की है, झारखंड की है, पूरी दुनिया की है। और इसीलिए ये क्या है? ये मानवाधिकारों का हनन है, ह्यूमन राइट्स का उल्लंघन है। हम आदिवासी मनुष्य हैं, हम मनुष्य हैं, इस चीज़ का अपमान है अगर यहाँ दी गई संवैधानिक चीज़ों को कोई उसे कुचल रहा है। वैदिक समय में, किसी ज़माने में संस्कृत साहित्य में आदिवासियों को असुर राक्षस कह दिया गया, वो अपमान कर दिया गया। लेकिन अपमान के तरीके बदलते हैं। आपको हम आपका अधिकार नहीं देंगे, आपको भूख लगी हम खाना नहीं देंगे, आप पढ़ना चाहते हम पढ़ना नहीं देंगे। ये क्या है? ये आपकी गरिमा, आपके मनुष्य होने की गरिमा जो संविधान आपको देता, उसका हनन है। इसीलिए 2007 में यूएन ने एक रेजुलेशन पास किया, 61-291 रेजुलेशन संभवतः, अगर मैं सही याद कर रहा हूँ। उसने ये बात कही कि आदिवासियों की गरिमा यूएन के आदिवासी घोषणा पत्र का सबसे पहला हिस्सा है। और दुनिया में आदिवासी गरिमाओं का हनन हो रहा है, उनके मानवाधिकारों का हनन हो रहा है, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष तरीके से हनन हो रहा है। इसलिए ज़रूरी है कि दुनिया के आदिवासी एकजुट हों, अपने अधिकारों के बारे में बात करें,
अपनी सांस्कृतिक विरासतों पर बात करें। साथियों, ये दुनिया पिघल रही है, खत्म हो रही है, ग्लोबल वार्मिंग की बात कर रही है। दुनिया में जंगल कहीं नहीं बचे हैं सिवाय आदिवासी क्षेत्रों को छोड़ करके। और ये यूएन ने माना, जब से ये कोपेनहेगन सम्मेलन वगैरह हुआ, उन्होंने आदिवासी समुदायों को कहा कि उनको पॉलिसी मेकिंग में बैठाइए, तभी ग्लोबलाइजेशन का हल कर सकते हैं, क्योंकि पर्यावरण और जंगल को आदिवासियों से बेहतर कोई नहीं जानता है। साथियों, हम जिस जल जंगल जमीन की बात करते हैं, ये हमारा राजनीतिक पक्ष है, लेकिन ये हमारी फिलॉसफी है, जीवन दर्शन है, विश्व दृष्टि है। हम खेत के साथ जंगल बचाते हैं, हम मवेशियों के लिए ज़मीनें बचा कर रखते हैं। ये सभ्यता दुनिया ने बनानी नहीं सीखी है, उसे सीखना होगा आदिवासी समाज से। और जब तक वो समाज नहीं सीखेगी, हम लड़ेंगे, उन्हें बताएंगे कि जीवन कैसे जिया जाता है। आप सबने अवसर दिया, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया, बहुत आभार। आप सबने मुझे ये पगड़ी पहना दिया, मैं तो इसके बोझ से दबा जा रहा था। साथियों, एक आखिरी बात, इस बार का जो घोषणा, यूएन का जो घोषणा है, उसका जो थीम है वो युवा है, आदिवासी यूथ। साथियों, बिरसा मुंडा युवा थे, पोटो हो युवा थे, उनके साथ जितनी भी स्त्रियां थी, युवा युवतियाँ थे, सब युवा थे। युवाओं की बहुत बड़ी भूमिका है इस आदिवासियत और समाज को बचाने में। मैं युवाओं से अपील करता हूं कि हम शिक्षा के मामले में, संवैधानिक अधिकारों के मामले में सतर्क रहें। हम दियांग राशि लें, लेकिन बोंगा करते समय लें, हम ऐसे ना बहक जाए, ना भटक जाए। साथियों, हम लोगों को नशा दिया जाता है, भूल के नो अब अबगे तो चिल्का वो आधा नाची अब तेरे पैसा में नाची बनोगा। तो इसलिए हमें बहुत ज़रूरी है एकजुटता। आप सबने मुझे यहाँ अवसर दिया। घनश्याम गागरे दादा, गोबोंगा दादा पिछले 3-4 साल से लगातार संपर्क कर रहे थे कि आइए आइए। मैं दूसरी जगह व्यस्त था, नहीं आ पा रहा था, लेकिन इस बार तो मैंने सोचा कि नहीं, ज़रूर आऊँगा। मैं यहाँ आया, आप सबके बीच मुझे बहुत अच्छा लगा। हम इस एकजुटता को आगे बढ़ाते रहे, हम लड़ेंगे, दुनिया को बताएंगे कि आदिवासियों की सभ्यता कैसे है और कैसे जीना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। हुल जोहार। हुल जोहार।